गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंडा में आप सबका स्वागत है। मैं केयूर लवाना फ्रीडम म्यूचुअल फंड सूरत गुजरात से बोल रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या रिस्क है वो हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ में कौन से इंस्ट्रूमेंट के कौन से बेनिफिट्स है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादातर इन्वेस्टर को लगता है कि इसमें रिस्क है, इसमें रिस्क नहीं है। कोई प्रॉपर्टी का मुरीद है, किसी को गोल्ड अच्छा लगता है, किसी को स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, किसी को LIC अच्छा लगता है। लेकिन ये जो एक एक चीज़ हमको अच्छी लगती है वो हानिकारक है हमारी एसेट क्रिएशन में या वेल्थ क्रिएशन में, क्योंकि कोई भी एक चीज़ में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और दूसरा कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले पता तो होना चाहिए ना कि भाई कौन सी चीज़ में क्या रिस्क है और कौन सी चीज़ में क्या रिस्क नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई प्रॉपर्टी में क्या रिस्क है। काफ़ी लोगों का फेवरेट है प्रॉपर्टी, और क्या पॉजिटिविटी है। चलो प्रॉपर्टी के मैं आपको पहले अच्छी बात बताता हूँ कि प्रॉपर्टी क्यों खरीदनी चाहिए। प्रॉपर्टी सिर्फ दो कारणों से खरीदनी चाहिए। एक, जिस घर में आप रहने वाले हो, और दूसरा जहां आप बिजनेस करने वाले हो। अगर कोई बंदा रेंटल इनकम के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है तो रॉन्ग ट्रैक पे है, क्योंकि प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जहां आप रहने वाले हो और जहां आप बिजनेस करने वाले हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं, चलो कोई बंदा जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो पहले बिजनेस प्रॉपर्टी ले लेगा, फिर रहने के लिए एक प्रॉपर्टी ले लेगा। ऐसा नहीं होता। उसको लिक्विड एसेट में भी कुछ पार्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड एसेट आपकी प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकती है लेकिन प्रॉपर्टी आपकी लिक्विड एसेट नहीं बढ़ा सकती। हमेशा याद रखना कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और करोगे तो वो बहुत नॉमिनल पार्ट होगा। तो दो पॉजिटिव चीज़ें हैं प्रॉपर्टी की। और अब उसके नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं कि भाई प्रॉपर्टी में नेगेटिव क्या है। तो सबसे पहली बात लिक्विडिटी, कि एक बार आपने पैसा डाल दिया तो आप पत्थर में पैसा डाल रहे हो। मतलब आपका पैसा पत्थरों में ब्लॉक हो गया है। अब आप उसको तुरंत बेच नहीं सकते कि भाई चलो मैंने आज रखा बेचने के लिए और दूसरी सेकंड में बिक गया, ऐसा तो है नहीं। आपने मान लो कि 1 करोड़ में एक प्रॉपर्टी ली है तो आपके रेट पे दूसरे ही दिन बिकना बहुत नामुमकिन है। मतलब कि उसको बेचने में भी दिक्कत आएगी, टाइम लगेगा। दूसरा, उसको पार्शियल लिक्विड नहीं कर सकते, मतलब पार्शियली नहीं बेच सकते। जैसे म्यूचुअल फंड को आप क्या है कि आपने 1 करोड़ का लिया है, चलो 5 लाख का बेचना है, आप बेच सकते हो, या एडिशनल 5 लाख का खरीदना है, खरीद सकते हो। लेकिन प्रॉपर्टी में वो सुविधा नहीं है। प्रॉपर्टी में आप ऐसा सोचते हो कि भाई चलो आज एक फ्लैट लिया है, आज उसका बाथरूम बेचते हैं, फिर उसका किचन बेचते हैं, समझ रहे हो। तो वो आप नहीं कर सकते, आपको बेचना पड़ेगा तो पूरा का पूरा बेचना पड़ेगा। तीसरा माइनस पॉइंट है कि उसको जो एग्रीमेंट हम करते हैं या उस पे पेपर पे चढ़ाने का जो खर्चा होता है वो अलग करना पड़ता है। चौथा, लेने के बाद प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस बहुत आता है और वेरा आपको भरना पड़ता है। छठा, के डेप्रिशिएशन होता है, वो 20-25 साल बाद डेप्रिशिएट होगा, आपको वापस उसमें खर्चा करना पड़ेगा। मतलब ये प्रॉपर्टी के लूफॉल है। ये इन कारणों की वजह से मैं कभी भी प्रॉपर्टी में, मैं तो बोलता हूँ कि रहने के लिए घर भी रेंट पे होना चाहिए आपको खुद का घर। मैं प्रॉपर्टी से इतनी नफरत करता हूँ कि प्रॉपर्टी इज अ डेड इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी में हाँ, जिन लोगों ने 2002-3 में इन्वेस्ट किया होगा और बड़ी होगी तो वो थोड़े टाइम के लिए 10-12 साल के लिए खुश हुए होंगे कि प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा रिटर्न मिला। लेकिन आने वाले जब 12 साल में 1% भी रिटर्न नहीं मिलेगा तो उनको एक्चुअल में एहसास होगा कि भाई ये तो हमने गलती कर दी। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है, बढ़ने के बाद मैं बेच सकता हूँ, वापस नीचे आके खरीद सकता हूँ, तो मेरी एसेट कभी भी ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। लेकिन प्रॉपर्टी में वो चीज़ मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा। दूसरा, प्रॉपर्टी का माइनस पॉइंट, कभी भी आप उसको बेचोगे, अभी तो जो भी है वाइट में ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर पुरानी कोई प्रॉपर्टी है बेचोगे तो ब्लैक का अमाउंट आएगा।
ब्लैक का अमाउंट आएगा, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स नहीं भरना पड़ेगा तो आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जैसे REC के बॉन्ड है वगैरह 5.5% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड में डालना पड़ेगा पैसा। मतलब हर तरफ से मुझे तो उसमें कोई एप्रिसिएशन दिखता नहीं है, नुकसान का ही सौदा होता है प्रॉपर्टी। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लेनी चाहिए। हाँ, आपको अगर किसी को रहने के लिए, अगर कोई प्रोफेशनल है तो रहने के लिए प्रॉपर्टी ले सकता है, ऑफिस वो रेंट पे ले सकता है। और अगर कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस के लिए खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी, रेंट पे है तो और अच्छा है। उसके बाद आते हैं हम गोल्ड के ऊपर के गोल्ड का प्लस पॉइंट क्या और माइनस पॉइंट क्या है। गोल्ड का प्लस पॉइंट ये है कि वो खराब सिचुएशन में आपको हेल्प करेगा, लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि एप्रिसिएशन बहुत कम रहता है। अगर ओवर द पीरियड लॉन्ग रन की बात करें तो उसमें 3-4% का रिटर्न होता है, उससे ज्यादा रिटर्न नहीं आता है। हाँ, मैंने पिछले साल लिया था, उसमें 50% रिटर्न आज की डेट में मुझे मिला है। मैंने 30,000 के भाव पे लिया था, आज उसका भाव 45,000 है, तो मुझे 50% का, या मेरे इन्वेस्टर को 50% का गेन हुआ है। लेकिन अगर मैं आज लेके 45,000 के भाव पे लेके लॉन्ग रन भूल जाऊंगा तो मुझे 3-4% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। दूसरा कि उसको संभालना। अब आपने अगर फिजिकल गोल्ड लिया है तो उसको लॉकर में रखने का खर्चा, मतलब अगर वो भी मैं गिनूं तो 2% रिटर्न भी नहीं निकलेगा, शायद मुझे सामने से देना पड़े। तीसरा, चोरी का खतरा, जान का जोखम अगर साथ में लेके निकले तो एक खतरा वो भी है। तो गोल्ड में हमें इतना इन्वेस्ट करना चाहिए जितना कि भाई हमें, मान लो कि शादी ब्याह में हमारा जो इमोशन जुड़ा हुआ है, स्पेशली लेडीजों का, तो उनके लिए जितना ज़रूरी है उतना गोल्ड ले सकते हो। या आपकी टोटल एसेट का 4-5% अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है तो सही है, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए गोल्ड में, नहीं तो आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय करेगा, नीचे ले आएगा। और उसके बाद आती है बारी LIC और PPF की। LIC का प्लस पॉइंट क्या है? मेरे हिसाब से तो अगर ट्रेडिशनल प्लान कोई भी ले तो उसका कोई प्लस पॉइंट है ही नहीं। टर्म प्लान है, इंश्योरेंस का एक मतलब है कि भाई आपने टर्म प्लान लिया कि भाई 8, 10, 12, 15 हजार के प्रीमियम में आपने 50 लाख 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया तो उसकी वैल्यू है। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं इसमें तो पैसा आता ही नहीं है, इसमें तो कुछ बढ़ने ही नहीं वाला है, तो ये मैं क्यों लूं। अरे भाई, बढ़ने नहीं वाला है, लेकिन कम प्रीमियम में आपको ज्यादा इंश्योरेंस भी तो देता है। तो बाकी के जो अमाउंट है, अगर मान लो कोई LIC में 1-2 लाख का प्रीमियम भरता है तो उसको 2 लाख का प्रीमियम नहीं भरना चाहिए। 15,000 का टर्म प्लान लेके 2 लाख रुपए, बाकी के 1,85,000 है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, तो ही तो गेन होगा ना। क्योंकि म्यूचुअल फंड आफ्टर ऑल आपको 15-16% रिटर्न देगा ईयरली। तो इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की जगह रखो, वेनिला प्रोडक्ट बनाओ कि एक वेनिला और एक चॉकलेट, अब इसको ये मिलाया वो मिलाया, अमेरिकन ड्राई फ्रूट किया और फिर महंगा कर दिया भाव। वैसा काम हमें नहीं करना है, हमें हमारी लगाई हुई मूड़ी पे मैक्सिमम रिटर्न कैसे मिलता है उसकी तरफ ध्यान देना है। और ट्रेडिशनल प्लानों में क्या होता है, आपको प्रीमियम भरते जाना है 15 साल 20 साल। एक तो आपका पैसा गवर्नमेंट यूज करती है और आपको सामने 5%, 5.5%, मैं उसको इन्वेस्टमेंट बोलता ही नहीं, उसको सेविंग बोलते हैं, बचत बोलते हैं, बचत। उसको इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं? जिसमें गेन होता है। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से LIC कभी नहीं लेना चाहिए, वो सिर्फ आपका भरा हुआ पैसा वापस देती है। इन्फ्लेशन महंगाई दर निकाल के 6% का इन्फ्लेशन है, वो 4-5-6% रिटर्न देती है, उससे ज्यादा रिटर्न देती नहीं है। तो आपका महंगाई दर आपको निकाल के देगी, मतलब 20-25 साल बाद आपने भरा हुआ पैसा ही आपको वो वापस देती है। PPF में भी वही कहानी है कि भाई टैक्स में बात देती है, एक प्लस पॉइंट है, लेकिन माइनस पॉइंट क्या है? 15 साल का लॉक इन, मतलब 15 साल में इन्वेस्ट भी करूं और मुझे सिर्फ 8% रिटर्न मिले, तो उससे बेटर 15 साल म्यूचुअल फंड में रख के भूल जाइए ना, म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। और म्यूचुअल फंड में डाल दोगे तो PPF से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन सही बंदे के साथ जुड़ोगे तो। PPF का एक दूसरा प्लस पॉइंट यह है कि इनकम जो है टैक्स फ्री देती है, लगाते हो टैक्स में बात देता है। लेकिन आज की डेट में इतना रैपिड वर्ल्ड में अगर 15 साल के लॉक इन में, हाँ अगर वो 5 साल का लॉक इन कभी आता है इन फ्यूचर,
तो शायद एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन 8% के को मैं सेविंग बोलता हूँ, इसको इन्वेस्टमेंट आप बोल ही नहीं सकते। तो पीपीएफ का भी एक माइनस पॉइंट है कि भाई रिटर्न बहुत कम है, 8%, और आने वाले 2-3 साल बाद उसका रिटर्न सिर्फ 5 या 5.5% रह जाने वाला है, जो हम सब जानते हैं, और इसलिए वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद बारी आती है म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट की। पहले स्टॉक मार्केट की बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या रिस्क है। स्टॉक मार्केट में रिस्क ये है कि आप चाहे कितने भी स्टॉक ले लो, मान लो कि 10 स्टॉक लो, 15 स्टॉक लो, अगर आप उस पर ध्यान नहीं है, अब बोलो मैं लॉन्ग टर्म रख के भूल जाऊंगा, तो हो सकता है कि आपके 5 स्टॉक अप हो, 5 स्टॉक डाउन हो, फिर ये 5 बढ़ेंगे, ये डाउन हो गए। मतलब आप अगर उसमें थोड़ा स्विचिंग वगैरह नहीं करोगे तो जिंदगी में रिटर्न नहीं आने वाला है, चाहे जितने भी अच्छे स्टॉक क्यों ना हो। लेकिन क्योंकि जमाना बदल रहा है ना, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बन रहा है। पहले की बात और थी, तब इतनी कंपटीशन नहीं थी। कुछ कंपनियां जैसे टाइटन था, इन्फोसिस था, ये सबका अपना अपना ब्रांडिंग था उसमें कि भाई इसमें तो HUL ही था। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि रोज नई नई कंपनियां लॉन्च हो रही है, पुरानी कंपनी नई कंपनी जो होती है वो पुरानी कंपनियों को फाइट दे रही है, तो उस वजह से कंपटीशन होने की वजह से भी फ्लक्चुएशन ज्यादा है। दूसरा कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो डायरेक्ट स्टॉक में कभी नहीं करना चाहिए। मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी मैं स्टॉक्स में उतना ही पोर्टफोलियो डालता हूँ। मेरे म्यूचुअल फंड में जितना इन्वेस्टमेंट होता है उसका सिर्फ 10% में स्टॉक में लगाता हूँ। 10% से ज्यादा स्टॉक में कभी नहीं लगाना चाहिए आपके टोटल म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से। और उसके बाद बारी आती है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के प्लस पॉइंट क्या है? तो प्लस पॉइंट ये है, एक तो फुल लिक्विडिटी, आज डालो कल पैसा निकाल सकते हो। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया तो 1 करोड़ का पूरा इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है, जो LIC में नहीं मिलता। LIC में आप 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगे तो LIC 90 लाख आपका काट देती है, सिर्फ 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करती है, जो ज्यादातर इन्वेस्टरों को पता नहीं है। जब सरेंडर करने जाते हैं 5-10 साल बाद, तब पता चलता है तो मेरा भरा हुआ पैसा भी वापस नहीं आया। मतलब एक तरह से इतना बड़ा बंधन है, इतना बड़ा बर्डन है कि एक बार फंसाने वाली नीति है गवर्नमेंट की, वो कि आपको फंसाती है उसके अंदर। 20 साल तक आपका पैसा गवर्नमेंट यूज करती है अपने खर्चों में, और आपको देता है एक छोटा सा लॉलीपॉप 6% का, और उसमें भी 20-25 साल तक वो पैसा यूज करती है। और दूसरा कि आपको 15-20 साल भरते रहना है, मतलब कभी आपके पास सगवड़ नहीं हुई तो भी आपको कैसे करके भरना ही भरना है। तो एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है जो म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि 6% 7% रिटर्न देने वाले डेट फंड तो म्यूचुअल फंड में भी है। अगर आपको सिक्योरिटी ही चाहिए, सिक्योरिटी के पर्पज से, तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड से ज्यादा सिक्योर LIC नहीं है। ये माइंड में से निकाल लीजिए। मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ, फंड मैनेजर हूँ, हमें सारी डिटेल पता है। LIC से कम रिस्क म्यूचुअल फंड के डेट इंस्ट्रूमेंट में है। दूसरा, म्यूचुअल फंड का प्लस पॉइंट क्या, टैक्स फ्री रिटर्न देता है। अगर टैक्स में बाद लेना है तो आप टैक्स में बाद भी ले सकते हो, सिर्फ 3 साल का लॉक इन, और तीसरे साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा टैक्स फ्री। LTCG जो लगा है वो 1 लाख के ऊपर की इनकम पे लगा है, लेकिन अगर आपका मान लो ईयरली 10 लाख का भी इन्वेस्टमेंट है या 1 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट है, और आपने उसमें से 10 लाख का प्रॉफिट बुक किया है, 10 लाख की अमाउंट का, बाकी 90% को लॉन्ग टर्म में जाने दिया है, तो भी आपको शायद टैक्स भरना नहीं आएगा, क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट ₹1,00,000 हुआ होगा। अगर मैं मानूं 25-50 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो एक नाम में। चौथा उसका प्लस पॉइंट ये है म्यूचुअल फंड का कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है आपको, कि भाई आपको 25 फंड मैनेजर लगे हुए, 25 फंड मैनेजरों की टीम लगी हुई है जो आपका पैसा मैनेज करती है, जो स्टॉक्स पे वॉच आउट करती है, एक कंपनी विजिट करता है, एक इकोनॉमी पे ध्यान देता है, एक मार्केट पे ध्यान देता है। ऐसे करके 25 लोगों की टीम मिलके ये काम करती है, जिससे आपको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कौन से स्टॉक में से निकल जाना चाहिए, कौन से स्टॉक में वापस एंट्री लेनी चाहिए, किसका एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, किसका एक्सपोजर कम करना चाहिए। तो ये सारी चीजें प्रोफेशनल मैनेजमेंट। लेकिन एक लूप हॉल ये भी है म्यूचुअल फंड का कि फंड मैनेजर चाहे तो भी इक्विटी फंड में से 80% इक्विटी उसको रखना ही पड़ेगा। अगर वो चाहे कि मार्केट 50% गिरने वाला है
तो भी वो आपका पैसा निकाल नहीं सकता, उसको इक्विटी में रहना ही पड़ेगा। ये उसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन उस नेगेटिव पॉइंट को मैं पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके देता हूँ। म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर नहीं निकाल सकता, लेकिन म्यूचुअल फंड का जो डिस्ट्रीब्यूटर है या फाइनेंशियल प्लानर है आपका, वो निकाल सकता है, या आप निकाल सकते हो। तो वो फैसिलिटी मैं देता हूं। तो उस नेगेटिव पॉइंट को भी मैंने पॉजिटिव कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड की तारीफ कर रहा हूं, हर इंस्ट्रूमेंट में आपको करना है इन्वेस्टमेंट, तो हर इंस्ट्रूमेंट में करना है, लेकिन सही गाइडेंस से, सही फाइनेंशियल प्लानिंग करके। हर बंदे का वो जो परसेंटेज है इन्वेस्टमेंट का वो अलग आएगा। किसी भी एक फॉर्मूला नहीं है कि गोल्ड में 5% ही होना चाहिए। अगर किसी का फाइनेंशियल प्लानिंग का तरीका अलग हो तो किसी के पोर्टफोलियो में 20% भी हो सकता है गोल्ड, या किसी का नेचर वाइज या किसी की रिक्वायरमेंट वाइज उसको गोल्ड लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करूं तो मेरा प्रॉपर्टी में एक्सपोजर कम होगा। कोई किसी और का मैं करूं जिसका भाई मान लो 7 फैमिली मेंबर्स ज्यादा है, ये है, तो उनका प्रॉपर्टी में थोड़ा बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो मतलब कोई फिक्स रूल नहीं है इसका कि इतना ही इसमें होना चाहिए ना उतना ही उसमें होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और मैं जो फंड मैनेजमेंट प्रोवाइड करता हूं उसमें मैं बॉन्ड भी लेता हूं, स्टॉक्स भी लेता हूं, फंड भी लेता हूं, डेट इंस्ट्रूमेंट भी लेता हूं, काफी सारी गोल्ड फंड भी लेता हूं, काफी सारे इंस्ट्रूमेंट में मैं काम करता हूं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, आप थक जाओगे उतने इंस्ट्रूमेंट में। मैंने खुद ने 15 साल प्रैक्टिस की है और रिटर्न निकालने के पर्पज से प्रैक्टिस की है कि मैक्सिमम रिटर्न कब निकलेगा, जब हम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एसेटों में काम करेंगे। किसी भी एक एसेट में काम करने से आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो आज का हमारा वीडियो इसी बारे में था कि हर चीज का प्लस माइनस पॉइंट है। अब मैंने क्या किया है कि मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन हम लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नई नई स्ट्रेटेजीज इन्वेस्टमेंट की ये सब बनाते रहते हैं। कि नई नई स्ट्रेटेजीज बनाने से होता क्या है कि भाई और सेफ कैसे कर सकते हैं। मेरा मेन गोल ये है कि सेफ्टी के साथ आपको नंबर 1 की पोजीशन पे रखूं, रिस्क लेके नहीं, सेफ्टी के साथ। तो ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी लेके मैं ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कैसे निकालता हूं, उस वे में मेरा माइंड चलता है। रोज हम एक नई अलग अलग इन्वेस्टर की कैटेगरी के हिसाब से एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं, और उस स्ट्रेटेजी को आप जब फॉलो करोगे तो आपको आपके गोल पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ना वर्ल्ड वॉर रोक सकता है, ना कोरोना वायरस रोक सकता है, ना कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज रोक सकते हैं। आपका जो एसेट बढ़ने वाला है वो बढ़ने ही वाला है, लेकिन उसमें हमें हर साल पोर्टफोलियो को थोड़ा रीबैलेंस करना पड़ेगा। एवरी ईयर हमको उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ये सब चीजें जरूरी है। ये पहले वाला टाइम गया, वो सब करने की जरूरत किसमें नहीं है जिसमें 5-6% गारंटी वर्ड जहाँ होता है ना, वहाँ रिटर्न बहुत कम होता है। जहां भी गारंटी वर्ड आएगा वहां रिटर्न बहुत ही कम आएगा। तो कभी भी गारंटी वाली चीजों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये थंब रूल है, आप पकड़ लो कि गारंटी जहां लिखी हो वहां आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो गारंटी तभी दे पाता है जब उसको रिटर्न आपका दबाता है, वो रिटर्न कम करके देता है। तो वैसी जगह पे कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की कंपैरिजन की, उसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट आपको बताने की कोशिश की। अभी आपको अपना दिमाग लड़ाना है क्योंकि पैसा आपका है। आप मेरे साथ कभी भी जुड़ना चाहते हो तो मेरा काम करने का मेथड बहुत सिंपल है कि आपका क्या गोल है वो जान लूंगा। आपने अगर मुझे बोला है कि केयूर भाई मुझे 15% रिटर्न चाहिए CAGR टर्म में 16% CAGR मतलब 1 करोड़ का 30वें साल 100 करोड़ बनता है, तो मैं उसको उसी वे में मैनेज करूंगा। आप मुझ पे छोड़ दोगे, आपको रिटर्न मिल जाएगा। सिंपल। कोई बोलता है मुझे 12% रिटर्न चाहिए, तो फिर 12% रिटर्न निकालने के लिए कि जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ती है हम उसे ऑटोमेशन मोड में रख देंगे और साल में 3-4 बार अच्छे से उसको देखेंगे, रीबैलेंस करेंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे, जिससे उनको 12% रिटर्न इजीली मिल जाए। लेकिन कोई हवाई गोल होगा किसी का कि मुझे तो 36% CAGR चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं है। वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, फाइनेंस का रूल है। तो मैं कभी गलत सलाह नहीं देता किसी को। दूसरा कि मेरे साथ जुड़ने से फायदा क्या है कि आप 100% नीतिगत बंदे के साथ जुड़ोगे, 100% एक ऑनेस्टी से काम करने वाले बंदों के साथ जुड़ोगे,
तभी आपकी वेल्थ क्रिएट हो पाएगी। नहीं तो वो अपने ऑफिस के खर्चे निकालने में, स्टाफ का पगार निकालने में आपका मूडी का धुआं कर देगा या डिस्ट्रॉय करेगा। उसको जिस वे में बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पाएगी। अब मेरा डेटा एनी टाइम चेक कर सकते हो, दुनिया से मैं CAGR टर्म में 5 से 6% आ गया हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैं इन्वेस्टर पे ज़्यादा कॉस्ट नहीं डालता। बने वहाँ तक अगर मान लो कि पोर्टफोलियो में हमसे 10-20% मतलब 10 में से 2 फंड हमने चूज करने में गलती की है या हो गई गलती, तो भी हम उसको सुधारते हैं कि भाई ये गलती तो हुई है। मतलब 10 फंड हमने चुने, 8 अच्छे निकले, 2 खराब निकले, तो जो 2 खराब का जो भुगतान है उसको भी सुधारने के ऊपर मेरा माइंड चलता है कि अभी उसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। तो भाई चलो ऐसे फंड देते हैं जिससे वो गलती भी अपनी सुधर जाए। तो यहाँ इस लेवल का काम मैं प्रोवाइड करता हूँ। दूसरा कोई सर्विस नहीं देता हूँ, लोगों से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। जब आप मुझे पैसा देते हो तो गवर्नमेंट का सिलेक्शन कर रहे हो, 5 साल का मिनिमम पीरियड देना पड़ेगा, 5 से 10 साल, तो आपकी एसेट में अच्छे से क्रिएट कर सकता हूँ। क्योंकि 5 साल 10 साल का हॉराइजन अगर नहीं है तो उसको इन्वेस्टमेंट ही नहीं बोलते। और मैं ट्रेडिंग या चर्निंग या ब्रोकिंग का काम नहीं करता हूँ। आप भी अपनी एसेट में 8% से 10% से 12% से 14% से 16% से इवन 18% के CAGR से भी ग्रो करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9998893739। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक बटन को दबाइए। कमेंट लिखना है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए। कमेंट बॉक्स में कभी देखता नहीं हूँ, मैं वीडियो डालने के बाद उसको देखता भी नहीं हूँ कितने लाइक आए डिसलाइक आए। आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। आपको मेरी काम करने की मेथड पसंद आई हो तो मेरे साथ जुड़िए तो ऐसे जुड़िए कि हम डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। मेरा फोकस आपके गोल पे हो और आपका फोकस आपके इन्वेस्टमेंट पे हो। क्योंकि मेरा एक सिंपल तरीका है कि 2 ही चीज़ करनी चाहिए। जब आपके पास पैसे हो आपको मुझे फ़ोन करना है, जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी तब मैं आपको फ़ोन करूँगा। इसके अलावा सारी चीज़ें बकवास है, सारी चीज़ें बनावटी है, झूठी है। जो भी ये बोलते हैं मैंने ये सर्विस देता हूँ, वो देता हूँ, IPO देता हूँ, NFO देता हूँ, वो सब इन्वेस्टमेंट काम करने का सही तरीका नहीं है। मैंने 15 साल प्रैक्टिस की है, अब मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेज करके आगे बढ़ा रहा हूँ और उसमें हर उस इन्वेस्टर को इन्वाइट करूँगा जो पॉजिटिव एनर्जी फैलाएगा, जो दोस्त बन के आएगा। अगर दोस्ती नहीं है तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं लूँगा। मुझे अगर लगा कि भाई बंदे के साथ दोस्ती की जा सकती है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने दोस्तों का इन्वेस्टमेंट लेता हूँ। मुझे फ्रेंडशिप वाला बिहेवियर, पॉजिटिव माहौल में ही काम करना अच्छा लगता है और उसी वजह से आपका रिटर्न आता है। जरा भी नेगेटिव एनर्जी आई आपका रिटर्न दबेगा, जरा भी नेगेटिव एनर्जी आएगी आपका रिटर्न दबने ही वाला है। पॉजिटिव सोचो, अंधकार के बाद उजाला आता है। हमेशा ही पॉजिटिव नहीं सोचोगे और अंधकार को देख के नेगेटिव एनर्जी डाल दोगे और मेरे दिमाग में भी वो एनर्जी फैलाओगे तो आपके पोर्टफोलियो में भी वो एनर्जी जाएगी और उसका रिटर्न दबाएगी। तो बस मेरा ये कहना है कि अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो, अब मेरे वीडियो में क्या मैं एडिटिंग करता नहीं हूँ, एकदम लाइव जितना माइंड में आता है उतना मैं कहीं पढ़ के भी नहीं बोलता हूँ। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे माइंड में जितना आता है, अगर कुछ चीज़ें छूट भी गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। हो सकता है कि कोई 1-2 पॉइंट रह गए हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन बने वहाँ तक जितना सच्चाई के साथ मैंने कहने की कोशिश की है। क्योंकि और किसी का इमोशन इसमें बीच में नहीं आना चाहिए कि भाई क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है और सिर्फ प्रॉपर्टी में करते, कुछ लोग सिर्फ गोल्ड में करते, कुछ लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट में करते, लेकिन ये तरीका गलत है। हमें हर जगह पे करना है, लेकिन कितनी मात्रा में करना है वो एक फाइनेंशियल प्लानर और फंड मैनेजर ही बता पाएगा। क्योंकि 16% ग्रोथ लाना है तो खाने का खेल नहीं है। हर इंस्ट्रूमेंट में कैसे खेलना है उसी से 16% 17% रिटर्न जनरेट होता है। तो आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे नए नए वीडियो जब भी आए आपके मोबाइल पे घंटी बजे, और मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।